दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 16,43,448 हो गई है। इनमें से सक्रिय मामलों की संख्या 5,47,210 है। अच्छी बात यह है कि 10,59,999 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 35,816 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी के साथ महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां 4,11,798 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,39,978 मामले हैं। दिल्ली में अब तक 1,34,403 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 1,30,557 मामले हैं और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 1,18,632 मामले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुशांत के दोस्त का बड़ा आरोप, रिया के खिलाफ झूठा बयान देने का परिवार ने डाला दबाव। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जांच में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुंबई में इस केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं रिया ने अपने खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि याचिका में रिया ने सुशांत के परिवार के लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि सुशांत का परिवार उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बांद्रा पुलिस को सिद्धार्थ पिठानी ने एक ईमेल भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि सुशांत का परिवार उन्हें रिया के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि ये ईमेल बांद्रा पुलिस को 28 जुलाई को भेजा गया है। ईमेल में पिठानी ने लिखा है कि उन्हें 22 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल आया था, जिसमें लाइन पर सुशांत के ब्रदर इन लॉ सीनियर आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह, मीतू सिंह और कोई एक चौथा शख्स था। पिठानी से माउंट ब्लेंस सोसाइटी में सुशांत संग रहते हुए रिया और उनके खर्चों के बारे में सवाल किए गए थे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जारी की है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस, जाने क्या खुलेगा और क्या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दें कि अनलॉक 3 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत यूपी में 31 अगस्त तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं 5 अगस्त से जिम को खोलने की अनुमति दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी और गर्भवती महिलाओं को बिना आवश्यकता के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी बिना आवश्यकता के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से जान गंवाने वाले डॉक्टर के परिवार को केजरीवाल ने दिए 1 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले डॉक्टर जावेद अली के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देकर सम्मानित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को डॉक्टर जावेद अली के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि महामारी काल में हमारे डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दिन और रात मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में ही एक महामारी वॉरियर्स डॉक्टर जावेद अली का हाल ही में महामारी की चपेट में आने के बाद निधन हो गया था। गुरुवार को उन्होंने कहा कि आज उनके परिवार से मिलकर उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। भविष्य में भी उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली में फिर से सजेगा साप्ताहिक बाजार, केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू को किया खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी की रफ्तार थम गई है। अब हर रोज करीबन 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं। महामारी पर काबू पाने के बाद दिल्ली सरकार ने अब लोगों को राहत देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। इसके अलावा होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवा और स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने अब साप्ताहिक बाजार भी लगाने की अनुमति दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के तहत गुरुवार को लिए गए फैसलों में दिल्ली सरकार ने रात के कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है, जो पहले रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता था। दिल्ली के जो होटल अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे होटलों में सामान्य कामकाज शुरू करने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बढ़ रहा है सोने का भाव। सिर्फ 1 रुपए में खरीदे 24 कैरेट गोल्ड, मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि सोने का भाव लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी
भी सोने का भाव अपनी ऊंचाइयों पर है। हालांकि निवेश के लिहाज से सोना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्सपर्ट की भी सलाह देखें तो निवेश के लिहाज से शेयर मार्केट के बजाय सोने में निवेश करना चाहिए। पिछले 6 महीनों में सोने ने करीबन 45% का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सोने में निवेश का सबसे बड़ा ऑप्शन डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड कहीं से भी और कभी भी खरीदा जा सकता है। खास बात यह है कि यह सोना सिर्फ 1 रुपए में भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सोने की खरीदारी अब सिर्फ फिजिकल रूप से ही नहीं रह गई है, इसे खरीदने के लिए अब डिजिटली भी निवेश होने लगा है। यही वजह है कि कई कंपनियां अब डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कराती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर कोई इसे खरीद सकता है और छोटी छोटी रकम जमा करके सोना खरीदा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी पेमेंट वॉलेट कंपनियां डिजिटल गोल्ड अकाउंट की सुविधा देती है। पिछले कुछ समय में इस तरह का निवेश बढ़ा है। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड खरीदने में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड खरीदने पर उसे लॉकर में रखना महंगा पड़ता है। और दूसरा फायदा यह है कि फिजिकल गोल्ड में लगे दूसरे पत्थर की कीमत भी आंकी जाती है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में सिर्फ 24 कैरेट के सोने की कीमत में निवेश होता है। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल गोल्ड के लिए आपको कोई भी बाजार से खरीदारी नहीं करनी होती है। 24 कैरेट सोने को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इससे जितना निवेश करेंगे उतना ही सोना सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह से सोना खरीदने पर कोई अन्य चार्जेस भी आपको नहीं चुकाने पड़ते हैं। डिजिटल गोल्ड में निवेश कराने वाली कंपनियां इस पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लेती। हालांकि 2 साल बाद सिर्फ मामूली चार्ज वसूला जाता है। वॉलेट में डिजिटल गोल्ड जमा रखने की अधिकतम सीमा 5 साल है। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल गोल्ड में निवेश काफी सस्ता होता है। डिजिटल गोल्ड में सिर्फ 1 रुपए से निवेश किया जा सकता है। हालांकि अलग अलग कंपनियों की शर्तें अलग हो सकती हैं। डिजिटल गोल्ड का दूसरा बड़ा फायदा है कि इसमें किसी भी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं लगता, जबकि दुकान से सोने के आभूषण की खरीद में मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है और ज्वेलर्स 5 से 13% तक चार्ज वसूलते हैं। इसका तीसरा बड़ा फायदा डिजिटल गोल्ड में 24 कैरेट की शुद्धता वाले सोने की गारंटी भी मिलती है। इसका चौथा बड़ा फायदा ये है कि डिजिटल गोल्ड आपके खाते में जमा रकम की तरह होता है। इसे फिजिकल गोल्ड की तरह लॉकर में रखने की दिक्कत नहीं होती। और इसका पांचवा बड़ा फायदा ये है कि डिजिटल गोल्ड अकाउंट से सोने की खरीद या बिक्री में समय नहीं लगता। इसे कहीं से भी और किसी भी वॉलेट कंपनी से खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि यूपी परिवहन विभाग ने कहा कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात की तो लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना और बिना हेलमेट के 1,000 रुपए जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी करके ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया है। अब राज्य में अगर कोई ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 पहिया वाहन चालकों के लिए भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं अगर दूसरी बार भी वह पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार ने जून में इसके लिए मैंडेट पास कर दिया था और अब इसे अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए गए इस भारी भरकम जुर्माने के पीछे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल ही केंद्र सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई थी, जिसे राज्यों ने अपने अपने हिसाब से लागू किया था। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इसमें चालान की राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों अब सड़क पर निकलने से पहले नियमों का ध्यान रखिएगा। अगर नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिजनेस के लिए ऑनलाइन मिलेगी जमीन, सरकार शुरू करेगी भूमि बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण छाई सुस्ती को खत्म करने के लिए मोदी सरकार नए नए उपाय कर रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही भूमि बैंक की ऑनलाइन शुरुआत करेगी। इसके तहत कुछ राज्यों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। आपको बता दें कि उनके मुताबिक मंत्रालय भूमि बैंक पोर्टल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठकर गूगल अर्थ मैप के जरिए प्लॉट को देख सकेगा। ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट पूरे देश में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि उद्योग चैम्बर CII के वेबिनार में गोयल ने कहा कि जल्द ही मैं ऑनलाइन भूमि बैंक की शुरुआत करूंगा। ये जमीन कुछ राज्यों में उपलब्ध है। अब तक 6 राज्यों ने आंकड़े साझा किए हैं। हमने करीबन 5 लाख हेक्टेयर जमीन की पहचान भी कर ली है, जो उद्योग के लिए है। इसलिए जमीन को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता बेकार है। पूरे देश में अलग अलग उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन है। मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग से जुड़े कॉरिडोर तैयार कर रहा है। गोयल ने कहा कि 16 से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजे हैं और श्रम मंत्रालय उन सिफारिशों को देख रहा है। श्रम मंत्रालय उन पर ध्यान दे रहा है ताकि राज्य श्रम कानून को लागू करने की पेशकश कर सके, जिससे कि काम करना आसान होगा। इसमें श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्योगों को इन कानूनों को लागू करने में दिक्कत न हो। और इसी के साथ तो अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी केयर सेंटर में होगी मरीजों की मुफ्त जाँच, फ्री इलाज मुहैया कराएगा आयुर्वेद संस्थान। दोस्तों आपको बता दें कि आयुष
आयुष मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने महामारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की मुफ्त जांच और इलाज सेवा मुहैया कराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक ने महामारी के मरीजों के उपचार को लेकर इंतजाम की समीक्षा के लिए 28 जुलाई को केंद्र का दौरा किया था। आयुष मंत्रालय ने बताया कि दौरे के दौरान मंत्री ने घोषणा की थी कि यह स्वास्थ्य सेवा सभी मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार मुहैया कराएं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी महामारी के जांच केंद्र RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच के तौर पर भी AIIA को चुना। महामारी से जुड़े सवालों के लिए भी AIIA में महामारी कॉल सेंटर भी बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मिले हैं अहम सबूत, गिरफ्तारी वारंट ले सकती है बिहार पुलिस। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में पटना में दर्ज FIR के आधार पर जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम कई दिनों से मुंबई में है। सूत्र बताते हैं कि बिहार पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर दबिश बढ़ा दी है। इस बीच रिया भी पूछताछ और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रही है। बिहार पुलिस रिया के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करके कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने के मूड में है। दोस्तों, आपको मालूम हो कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इस मामले में सुशांत के पिता KK सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धन उगाही, ब्लैकमेल, प्रताड़ना और सुसाइड के लिए उकसाने सहित कई गंभीर आरोपों में पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पटना पुलिस की टीम इस सिलसिले में मुंबई गई हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सूरत के व्यापारी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बनवाया महामारी अस्पताल। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में एक व्यवसायी कादर शेख ने महामारी संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद अपने कार्यालय को महामारी अस्पताल में परिवर्तित कर दिया है। श्रीयम कॉम्प्लेक्स में स्थित इस कार्यालय में बने अस्पताल में 85 बेड की सुविधा दी गई है। इसे महामारी संक्रमित गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि गुजरात में महामारी संक्रमण के मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में 1 अगस्त से मास्क नहीं पहनने पर और खुले में थूकने पर 200 रुपए के बदले अब 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। हाई कोर्ट ने भी महामारी संक्रमण के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे लोगों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाना चाहिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने मास्क न पहनने वाले 4 कर्मचारियों पर मंगलवार को ही 500 रुपए का जुर्माना वसूला था। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेल यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सेवा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल ने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें चलाने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय रेल सेवा का लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के भारतीय रेल में आने से रोजगार के अवसर और ज्यादा उत्पन्न होंगे। ट्रेनें ज्यादा चलेंगी, माल अधिक ढोया जाएगा और रोजगार के अवसर भी अधिक होंगे। गुरुवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय रेल ने बहुत ही ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 तक माल लदान दुगना करना और यात्रियों को प्रतीक्षा सूची से निजात दिलाने का लक्ष्य है, लेकिन राशि भी कम पड़ रही है। इसलिए और निवेश के मद्देनजर भारतीय रेल प्राइवेट सेक्टर और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेनें चलाने के लिए आमंत्रित कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज नहीं बढ़ी है ईंधन की कीमतें। दिल्ली में टैक्स घटने से सस्ता हुआ डीजल। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 5वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बावजूद दिल्ली में डीजल की कीमतें 8.38 रुपए की भारी गिरावट आई है, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वैट में कटौती कर दी है। दोस्तों, अगर आज की डीजल और पेट्रोल की रेट की बात करें तो NCR में सबसे सस्ता डीजल दिल्ली में ही है। दिल्ली में गुरुवार को इंडियन ऑयल के मुताबिक डीजल 81.94 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा था। वैट घटाने के बाद दिल्ली में डीजल अब 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की आर्थिक चोट से परेशान हुआ चीन, दी चेतावनी, कहा कि होगा नुकसान। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी दी है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश न करे। चीन ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन भारत के लिए रणनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का ये बयान तब आया है जब मोदी सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीन के कई ऐप बैन कर दिए हैं। इसके साथ ही विदेशी निवेश समेत भारत में कारोबार करने के कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे कि चीनी कारोबार के हित प्रभावित होना तय है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अखिलेश से प्रियंका गांधी ने लिया सबक, छोड़ने से पहले अधिकारियों से चेक करवाया बंगला। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में 35 लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। वहीं बंगले को खाली करते हुए प्रियंका गांधी ने अधिकारियों को खुद बंगले में मौजूद एक एक चीज की जांच करवाई।
साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद कोई गड़बड़ न हो, इसलिए पहले ही देख लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बताते कि गहलोत का बागी विधायकों पर तंज, सत्र तय होने से बढ़ गया है रेट, किस्त नहीं ली हो तो वापस आ जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने तंज भरे लहजे में कहा कि विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद रेट बढ़ गया है, अनलिमिटेड रेट हो गया है। जिन लोगों ने पहली किस्त नहीं ली है उन्हें वापस आना चाहिए। बीजेपी के नेता छिपकर दिल्ली जाते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोचक होगी बिहार की चुनाव, पैरोल पर आकर लालू संभालेंगे विपक्ष की रणनीति की कमान। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कमी नहीं अखरेगी। चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद पैरोल पर बाहर आकर राज्य में विपक्ष की रणनीति की कमान संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेरोल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सूत्रों का कहना है कि पेरोल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर छाए अनिश्चितता के बादल छटने का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद को पेरोल देने की प्रक्रिया इस साल अप्रैल महीने में ही पूरी कर ली गई थी। हेमंत सरकार ने अपने विधि विभाग से इस आशय के बारे में राय ली है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से हुई तेज बारिश, दिन में फिर बरसेगा बदरा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में आज सुबह से तेज बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उमस से जरूर राहत मिली है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिन के वक्त दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश के होने का अनुमान भी जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा, इंदिरापुरम, हापुड़ और इसके साथ ही मुरादाबाद में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में गुरुवार को बूंदाबांदी होने से शहर और आसपास के क्षेत्र में सुबह मौसम सुहाना हो गया। दोपहर बाद तेज धूप निकलने से फिर से मौसम में उमस और गर्मी महसूस की गई। सुबह करीबन 10 बजे आसमान काली घटाओं से घिर गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेज बारिश की संभावना थी, लेकिन शहर में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।